चलिए स्टार्ट करते हैं हम। चैप्टर है इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसको हम शॉर्टकट में बोल देंगे आईटीसी। ये क्या है? इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसमें हम आईटीसी की स्कीम पढ़ेंगे, क्या स्कीम होती है ये, और कंडीशन क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है आईटीसी लेने के लिए, ब्लॉक क्रेडिट क्या होता है, और स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में क्रेडिट का अवेलेबिलिटी कैसा रहेगा, ये हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं, और आईटीसी का यूटिलाइजेशन कैसे होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं, जीएसटी प्रॉमिस करता है, क्या प्रॉमिस करता है हमें? सीमलेस क्रेडिट ऑन गुड्स एंड सर्विस अक्रॉस द एंटायर सप्लाई चेन। एक ने दूसरे को दिया, दूसरे ने तीसरे को दिया, तो आपस में जब भी सामान देंगे, बेचेंगे, सप्लाई करेंगे, तो पुराना वाला जो ऑलरेडी पेमेंट है वो अपनी जेब में वापस डाल लेंगे। इसे बोलते हैं क्रेडिट मिल जाना। तो ये जीएसटी में प्रॉमिस किया जाता है आपको क्रेडिट मिल जाएगा। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस जरूर है, कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, कभी कभी नहीं मिलता है। जैसे सप्लाईज चार्ज टू टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम। कई बार क्या होता है, कंपोजिशन स्कीम क्या होता है मैं बताता हूँ। कंपोजिशन स्कीम में क्या रहता है, मान लिया मैं ये सब आईटीसी ये वो सब झंझट से बचना चाहता हूँ, जीएसटी का रेट बहुत ज्यादा है, मेरे कस्टमर मुझे टैक्स देते नहीं है, मैं कस्टमर से कहता हूँ हाँ भैया सामान लो जीएसटी, वो कहता है हम तो कहीं और से खरीद लेंगे। मैं कहता हूँ अरे रुक जा भाई, खरीद ले, जीएसटी मत दे। तो ऐसा होता है, छोटे छोटे दुकानदार है, आप घर के पास किसी दुकान से सामान खरीदने जा रहे हो, अगर वो कहेगा मैं बिल बना कर दे रहा हूँ जीएसटी, तो वो आप नहीं। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका काम ऐसा होता है कि उनके कस्टमर आराम से उन्हें जीएसटी नहीं दे, तो वो कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। कंपोजिशन स्कीम में क्या होता है, टैक्स रेट बहुत कम होता है, जीएसटी की कंप्लायंसेस बहुत कम होती है, मुझे बहुत कम झंझट में पड़ना है, मैं अपने कस्टमर से जीएसटी ले भी नहीं पाऊंगा, आपको सामान बेचूंगा उसमें जीएसटी आपसे नहीं ले पाऊंगा, बस उसमें बहुत छोटा सा जो जीएसटी लगेगा वो मेरी अपनी जेब से लगेगा, 1, 2, 3, 4% ऐसा, तो बहुत कम है, नॉमिनल है, बहुत दिक्कत नहीं आएगी। तो जब मैं उसमें टैक्स आपसे ले ही नहीं रहा तो आईटीसी मिलेगा नहीं, मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट उस सिचुएशन में नहीं ले पाऊंगा। ब्लॉक्ड क्रेडिट, वो अभी हम इसी चैप्टर में सीख ही लेंगे। सप्लाई ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स और सर्विसेज, मान लिया मैं आपको कुछ सामान ऐसा बेच रहा हूं, अगर मैं सप्लाई कर रहा हूं एग्जेम्प्टेड गुड्स, एग्जेम्प्टेड गुड्स किसे बोलते हैं, जिसपे जीएसटी लगता ही नहीं है। अब जिसपे जीएसटी लगता ही नहीं उस पर आईटीसी कैसे मिलेगा मुझे? भाई इनपुट टैक्स के लिए गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दे रहा तो गवर्नमेंट मेरा टैक्स माफ कैसे करेगी? तो ये 2, 3 सिचुएशन है जहां पर जीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलेगा, आईटीसी नहीं मिलेगा, वरना मिल जाएगा। आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब है ये एक लाइफलाइन है जीएसटी रिजीम में। रीजन कि इसकी वजह से हमारी जेब से टैक्स निकलता नहीं है, मैं सेलर हूं, मेरी जेब से टैक्स नहीं जाएगा, क्यों? मैंने जो खरीदते समय टैक्स दिया था, बेचने पे जो टैक्स मिलेगा वो मेरी जेब में आ जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। In fact, it is provision of ITC which essentially make GST a value added tax. Value added tax का मतलब जितना मैंने वैल्यू एडिशन करा है, जितना और महंगा करके माल बेचा है, उसी का टैक्स गवर्नमेंट लेगी, और वो भी मेरी जेब से नहीं जाएगा, जो मेरे से खरीदेगा उसकी जेब से जाएगा। तो कलेक्शन ऑफ टैक्स और जो चेन है उसमें आईटीसी मिलता है हमें, वो कैसे मिलेगा वो अभी हम देख लेंगे। तो चैप्टर 5 है इसमें, टीजीएसटी एक्ट का इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये हमें बताता है आईटीसी के प्रोविजन। सेक्शन 41 में हमें बता रखा है कैसे हम अवेल करें, ये बस एक सेक्शन के नाम वगैरह दिए हैं, इन सबको तो अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि भाई क्या क्या होता है। अब आईटीसी जो मिलता है हमें, है ना, कंडीशन ऑफ यूज द अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, क्या होता है, जैसे मैंने गवर्नमेंट को कहा कि भैया मेरा आईटीसी, मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट चाहिए, तो मेरा जैसे बैंक में अकाउंट होता है ना, ऐसे एक जीएसटी डिपार्टमेंट में मेरा अकाउंट होगा, उस अकाउंट में, मेरे अकाउंट में, लेजर अकाउंट में क्रेडिट में पैसा आ जाएगा, मतलब इसका इस्तेमाल मैं फ्यूचर में पेमेंट देने में कर सकता हूँ। जैसे मुझे फ्यूचर में टैक्स देना है, मैं कहूंगा भैया इतना ऑलरेडी मेरा तुम्हारे पास है, बाकी का जमा करा दूंगा। तो ये एक क्रेडिट, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में अवेलेबल हो जाता है बैलेंस। ठीक है, तो ये बता रखा है कि भैया
ये एक वैसी सेक्शन नंबर बता रखे हैं, इसमें आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आगे सब आ जाएंगे। अब क्या कर सकते हैं, जब जब कोई मेन सेक्शन यूज होगा उसका नाम लिख सकते हैं, क्योंकि जब भी हम कुछ लिखते हैं और घर पे जाके जब आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो सेक्शन वाइज ही शॉर्ट नोट्स आप बनाएंगे। तो आईटीसी की क्या स्कीम है, इसे एक बार हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो गिवन बिलो आर द सेलिएंट फीचर ऑफ द स्कीम ऑफ आईटीसी, जो हम 3 सेक्शन में पढ़ने वाले हैं, 16, 17, 18। तो सेक्शन नंबर 16, सेक्शन नंबर 17 और सेक्शन नंबर 18 में विद रिलेवेंट रूल्स हम पढ़ने वाले हैं जीएसटी के बारे में। ठीक है, तो हम बाद में पहले सेक्शन पढ़ेंगे और सेक्शन पढ़ने के बाद में उसको एनालाइज करेंगे डिटेल में कि उसका क्या मतलब है, उसमें क्या क्या दिया हुआ है। ये जो स्कीम बनाई गई है जीएसटी की, ये कास्केडिंग इफेक्ट को खत्म करने के लिए दिया है। कास्केडिंग इफेक्ट होता है टैक्स के ऊपर टैक्स लगना, तो वो टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगता है यहाँ पर, क्योंकि मेरा टैक्स वापस आ जाएगा, तो वो मेरी कॉस्ट में नहीं लूंगा मैं। जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, मतलब मैं कहाँ बेच रहा हूं सामान या कहाँ सर्विस दे रहा हूं, इस बात पे डिपेंड करेगा कि जीएसटी कितना लगेगा और कौन सा लगेगा। ब्रॉडली आईटीसी इज अवेलेबल ऑन ऑल इनपुट जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, चाहे मैं गुड्स खरीद कर यूज कर रहा हूं, चाहे मैं सर्विस ले रहा हूं, चाहे मैं कैपिटल गुड्स का इस्तेमाल कर रहा हूं, सब पर मुझे आईटीसी मिलेगा। मतलब मैं मैन्युफैक्चरर हूं, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए मैं रॉ मटेरियल खरीदता हूं, रॉ मटेरियल खरीदने पे मैंने क्या दिया, जीएसटी। तो जब हम जीएसटी दे रहे हैं उसे क्या बोलते हैं हम, इनपुट टैक्स। मैं यूज कर रहा हूं ना माल, तो उस पर जो टैक्स देते हैं उसे क्या बोलते हैं, इनपुट टैक्स। और जब मैं माल बेचूंगा तो उस पर जो टैक्स मैं कलेक्ट करूंगा अपने कस्टमर से, उसे क्या बोलूंगा, आउटपुट टैक्स। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब जो खरीदने समय मैंने टैक्स दिया उसका क्रेडिट मुझे मिलेगा, वापस मिलेगा मुझे। तो वो कौन सी चीज पे मिलेगा, सब पर। जो मैंने रॉ मटेरियल खरीदा फिनिश गुड्स बनाने के लिए उस पे भी, जो मैंने सर्विस ली किसी की उस पर जीएसटी दिया वो भी, इवन कैपिटल गुड्स मतलब मैंने कोई असेट खरीदी, मशीन खरीदी, मशीन खरीदने पे मैंने जीएसटी दिया, उसका भी मुझे क्रेडिट मिल जाए। द एक्सेप्शन इज ब्लॉक्ड क्रेडिट where IT is not available even when these goods or services are used for the purpose of business। तो ब्लॉक क्रेडिट के केस में हमें जीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलेगा, अदरवाइज हमें मिल जाए। तो हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट चाहे वो माल खरीदने पर हो, चाहे वो सर्विस लेने पे हो, चाहे वो असेट खरीदने पे हो, किसी भी चीज पे मैंने जीएसटी दिया है उन सबका क्रेडिट मुझे मिल जाएगा। ये क्रेडिट कैसे मिलेगा, इसका इस्तेमाल क्या होगा, जब मैं पेमेंट करने लगूंगा अपने आउटपुट टैक्स की तो उस पर मुझे ये बेनिफिट मिलेगा। कैसे, मैं आपको बताता हूं। देखो भाई, मान लिया मैंने माल खरीदा, इस पे जो जीएसटी देते हैं उसे क्या बोलते हैं, इनपुट जीएसटी। मान लेते हैं मैंने सारा माल जितना खरीदा, सर्विसेज ली, सब कुछ मिला के 50,000 रुपए का टैक्स दे दिया। अब मैं इसे खर्चे में नहीं लिखूंगा। क्यों नहीं लिखूंगा, क्योंकि ये 50,000 मुझे वापस मिलने वाले हैं। अगर ये पैसे वापस मुझे नहीं देगा कोई, तभी तो मैं इसे खर्चे में लिखूंगा, ये मुझे वापस मिल जाएगा। तो क्या होगा, मैंने सेल करा, मान लिया सेल करने पे जो आउटपुट जीएसटी आया वो 70,000 है। इसे वैल्यू एडेड टैक्स क्यों बोलते हैं भाई, माल खरीदा, फिर सस्ता खरीदा और सामान खर्चा करके प्रॉफिट लेके महंगा बेचा, तो जब ज्यादा महंगा बेचेंगे तो ज्यादा ही जीएसटी आएगा। अब मुझे गवर्नमेंट को कितना जीएसटी देना है, 70,000 रुपए। गवर्नमेंट कहेगी 70,000 दो, मैं कहूंगा 1 मिनट रुको, 70,000 मुझे कस्टमर ने दिया तो है, मेरी जेब में 70,000 रुपए आए तो हैं, लेकिन मैं 50,000 का जीएसटी पहले ऑलरेडी दे चुका हूं, मैं ये तो नहीं दूंगा। कहेंगे ठीक है, तो हम, ये क्या है, आउटपुट टैक्स, ये हमारी लेजर में खर्चे के तो पेमेंट करना है, डेबिट में होगा, ये मेरे क्रेडिट में आ जाएगा 50,000। और
ये गवर्नमेंट के हिसाब से बन रहा है ना डेबिट क्रेडिट। तो अब गवर्नमेंट मेरे से क्या कहेगी, 20,000 रुपए और दे दो, मैं 20,000 रुपए गवर्नमेंट को और दे दूंगा। तो कहने का मतलब मेरी जेब से क्या गया, मेरी जेब से तो कुछ भी नहीं गया, क्योंकि जब मैंने खरीदा था 50,000 दिया, बेचा 70,000 मिला, उस 70 में से 50 वो पुराने बराबर कर लिए, 20,000 गवर्नमेंट को दे दिए, तो मेरी जेब से तो ना तो कुछ आया ना कुछ गया। तो ऐसे ये क्रेडिट मिलता है। जीएसटी लॉ डज नॉट रिक्वायर 1-to-1 कोरिलेशन बिटवीन इनपुट एंड इनपुट सर्विस। देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कैसे? अगर 1-to-1 ये कोरिलेशन करते तो पागल हो जाते हैं। क्यों? मान लिया मैंने माल खरीदा, इस पर मैंने क्या दिया, टैक्स। माल बेचा, हो सकता है ये माल अभी बिका ही ना हो, ये स्टॉक में रखा हो मेरे पास, माल बिका कोई और, जो सेल हुई है वो ये वाली नहीं हुई, जिस पे मैंने टैक्स दिया था ये वाला माल नहीं बिका, माल बिका कोई और। तो वो कह रहे हैं जो माल बिका इस पर जो जीएसटी देना है, हम कोई टेंशन नहीं ले, आप ये जो माल रखा है बिका नहीं है, इसका आप क्रेडिट ले लो, इससे सेट ऑफ कर लो, कोई हम 1-to-1 चेक नहीं करेंगे, ये वाले माल पे इतना दिया, इस वाले माल पे इतना, ना ना, झंझट नहीं। आपने टोटल इतना इनपुट दिया, इतना आउटपुट है, सेट ऑफ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1-to-1 हम चेक नहीं करेंगे। जीएसटी लॉ डज नॉट रिक्वायर 1-to-1 कोरिलेशन बिटवीन इनपुट सर्विस एंड फाइनल प्रोडक्ट। एनी एलिजिबल आईटीसी कैन बी यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन एनी टैक्सेबल आउटपुट सप्लाई। कोई भी माल बेचा है उस पर टैक्स लगता है, आउटपुट टैक्स। कोई भी माल खरीदा है या सर्विस लिया उस पर टैक्स, इनपुट आपस में सेट ऑफ कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ये बात समझ में आती है? 1-to-1 चेक नहीं करना है। आईजीएसटी एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आईजीएसटी कब लगता है? जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में माल बेचा जाता है या सर्विस दी जाती है, ठीक है। इट इज ए ट्रांजिटरी टैक्स टू एनेबल ट्रांसफर ऑफ आईटीसी व्हेन गुड्स और सर्विस मूव फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। Since ITC can be availed and utilized for payment of tax on taxable output supply, ITC cannot be availed in respect of exempt output supply। ये कह रहे हैं सीधी सी बात है, आपने माल बेचा उस पर टैक्स लगता ही नहीं है, तो उसका आउटपुट टैक्स क्या हो गया? जीरो। अब आपको जी हमने तो सामान खरीदा था, उस पर टैक्स दिया था, हमें पैसा वापस करो, तो ये कह रहे ना ना ये नहीं करने देंगे। जब हम आउटपुट टैक्स ले नहीं रहे, गवर्नमेंट की जेब में टैक्स आ नहीं रहा, तो आपको वापसी क्यों दे? तो आईटीसी कब होगा? जब वो टैक्सेबल सप्लाई होगी। एग्जाम गुड्स सप्लाई के केस में आपको वापसी नहीं मिलेगा। एग्जामिशन टू द अबव प्रिंसिपल इज जीरो रेटेड सप्लाई। देखो एक तो ऐसा माल है जिस पे जीएसटी लगता ही नहीं है, वो क्या है? एग्जेम्प्ट गुड्स। एक ऐसे हैं जिस पर टैक्स लगता है, टैक्सेबल है, बट जीरो रेटेड। जीरो रेटेड का मतलब जीरो रेट से टैक्स लग ही नहीं रहा, लेकिन वो एग्जेम्प्ट नहीं है, टैक्स लग रहा है 0%। तो उससे क्या होगा? जो एग्जेम्प्ट है उस पर तो आईटीसी मिलेगा ही नहीं, और जो टैक्सेबल है जीरो रेटेड, तो वो टैक्सेबल तो है, जीरो है, तो हमने क्या करा, माइनस इनपुट। तो वो कहना है ये एक्सेप्शन है, जिस पर जीरो रेटेड है उस पर आपको मिल जाएगा। जैसे आप एक्सपोर्ट करते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, गवर्नमेंट ने एक इंडस्ट्रियल पार्क अलग अलग जगह बनाई होती है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, वहां पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती है, वहां से माल आउट एक्सपोर्ट भी होता है, तो उनको बहुत सारे छूट दिया जाता है ताकि ज्यादा प्रोडक्शन बढ़े और एक्सपोर्ट बढ़े। तो लिखा वहां पर आईटीसी अवेलेबल है, इवन आउटपुट पर जीरो रेटेड होने की वजह से कोई टैक्स नहीं है, फिर भी आप उस पर आईटीसी ले सकते हैं, क्योंकि जीरो रेटेड एग्जेम्प्टेड सप्लाई नहीं है, जीरो रेट लग रहा है ना, जो एग्जेम्प्ट है उसमें तो रेट ही नहीं लग रहा है। Such ITC can be utilized either for making supply by paying tax or refund of utilization ITC can be obtained। या तो और कोई माल भी बेचते हैं आप, उस पर आउटपुट टैक्स होता है तो सेट ऑफ कर लो, नहीं है तो वापस मिल जाएगा आपको, रिफंड भी मिल जाएगा। समझ में आता है? ये क्यों कर रहा है? ताकि एक्सपोर्ट को बढ़ाया जा सके, है ना, और सस्ता हो माल, एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो गवर्नमेंट के बहुत सारे फायदे होंगे। अब ये भी तो हो सकता है मैं सप्लाई करता हूं, टैक्सेबल सप्लाई भी करता हूं और एग्जेम्प्ट सप्लाई भी करता हूं,
मेरा दो तरीके का माल बेचता हूं, एक पे लगता है टैक्स और एक है एग्जम्प्ट, ये हो सकता है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मैं टैक्सेबल सप्लाई के लिए यूज करता हूं, चाहे वो गुड्स है, चाहे वो सर्विस है, चाहे वो कैपिटल एसेट है, जो एक्सक्लूसिवली प्योरली टैक्सेबल गुड्स के लिए करता हूं, वो तो पूरा मुझे 100% क्रेडिट मिल जाएगा। ठीक है, और जो चीजें मैंने इस्तेमाल करी है एग्जाम सप्लाई के लिए, उसका मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जैसे मैंने 10,000 रुपए का टैक्स दिया, उसमें से कुछ मैंने टैक्सेबल सप्लाई के लिए यूज करा, कुछ मैंने एग्जाम सप्लाई के लिए यूज करा। तो जो एग्जाम सप्लाई के लिए यूज करा उसका आईटीसी नहीं मिलेगा, और जो टैक्सेबल सप्लाई के लिए यूज करा उसका आईटीसी मुझे मिल जाएगा। लेकिन अगर एक्सक्लूसिवली यूज नहीं हो रहा, कॉमन इनपुट है, मान लिया हमने एक साथ माल लगाया, एक साथ काम हुआ, और आउटपुट कुछ माल टैक्सेबल बनाया, उसी से कुछ एग्जाम बनाया, उस सिचुएशन में क्या होगा। तो अगर कॉमन इनपुट है तो ऐसा में हमें प्रोपोर्शनेट निकालना पड़ेगा, रेशो में डिवाइड कर लेंगे, है ना। तो सेल के रेशो में निकाल लेंगे। द कॉमन आईटीसी बी अपोर्शन इन द रेशो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई एंड एक्सेप्ट सप्लाई, जितना वैल्यूएशन है एग्जाम्प्ट और टैक्सेबल सप्लाई, वो उसका डिटेल प्रोविजन जो है वो हम सीख लेंगे, कैसे हमें अलग अलग करना है, क्वेश्चंस वगैरह के थ्रू समझ लेंगे। तो सबसे पहला है सेक्शन 16, जो हमें बताया है कौन कौन बताता है कौन कौन है एलिजिबल आईटीसी लेने के लिए और क्या क्या कंडीशंस है। आज की क्लास में हम सेक्शन 16 को ही पढ़ेंगे बस, कि सेक्शन 16 कहता है कौन कौन एलिजिबल है आईटीसी लेने के लिए और क्या क्या कंडीशंस है। सेक्शन 16 सबसेक्शन 1, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, तो कौन होना चाहिए, रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए, रजिस्टर्ड जीएसटी में, सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड रेस्ट्रिक्शन एज में बी प्रेस्क्राइब्ड, कुछ कंडीशन है वो बताई जा सकती हैं, वो एंटाइटल्ड है, अगर रजिस्टर्ड है और कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो वो एंटाइटल्ड है आईटीसी लेने के लिए। इनपुट टैक्स जो भी चार्ज हुआ है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, जो इसका इस्तेमाल उसने, या तो उसने जो माल खरीदा है या सर्विस ली है, या तो उसका इस्तेमाल उसने अपने माल बनाने बेचने में कर लिया है या करेगा। देखो लैंग्वेज क्या लिखा है, जो गुड्स हैं सर्विसेज हैं उन सब का इस्तेमाल, विच आर यूज्ड, या तो इस्तेमाल हो गया है, या इंटेंटेड टू बी यूज्ड इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस, या तो इस्तेमाल हो चुका है या हमने उसका इस्तेमाल करने के बारे में सोच रखा। और इस्तेमाल किस चीज के लिए होगा, इन द कोर्स एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस के दौरान या बिजनेस को बढ़ाने के लिए। और ये जो अमाउंट आएगी क्रेडिट होकर मुझे वापसी मिलेगी, या मुझे कैश में वापसी नहीं मिलेगी, कैसे मिलेगी, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आ जाएगा। मेरा एक लेजर होगा, उसमें अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। सेक्शन 16(1) क्या कह रहा है, रजिस्टर्ड पर्सन एंटाइटल्ड होगा अगर वो कोई भी सप्लाई करने के लिए बिजनेस से रिलेटेड सप्लाई कर रहा है, तो उसके लिए जो इनपुट उसने सर्विसेज या गुड्स का यूज किया है, उसमें जो टैक्स दिया है वो उसको वापस मिल जाएगा। 16(2) क्या कहता है, नो रजिस्टर्ड पर्सन shall be entitled to the credit of any ITC unless, इसमें लिखा है कि आप आईटीसी नहीं ले पाएंगे अनलेस, मतलब कब ले पाएंगे, अब तभी आईटीसी ले पाएंगे जब आपके पास टैक्स इनवॉइस है। इसका क्या मतलब है, जैसे मैंने कोई माल खरीदा, माल खरीदने पे मैंने टैक्स दिया, उसका सबूत क्या है, मैंने टैक्स दिया है, पहला सबूत है कि मेरे पास बिल मतलब इनवॉइस होगा। इनवॉइस में टैक्स इनवॉइस किसे कहते हैं, जो रजिस्टर्ड पर्सन ही इशू कर सकता है। अब जैसे मैंने जिससे सामान खरीदा है वो मेरे से जीएसटी ले रहा है, तो जीएसटी लेके गवर्नमेंट को दे भी रहा है या नहीं, कैसे पता चलेगा, भाई गवर्नमेंट की जेब में तो जाना चाहिए ना टैक्स,
तभी तो गवर्नमेंट मुझे वापस देगी। तो टैक्स इनवॉइस वो इनवॉइस होता है जो रजिस्टर्ड पर्सन माल बेचने पे बनाता है और टैक्स लेने के लिए इस्तेमाल करता है। तो आपने मेरे से सामान खरीदा, मैं हूं रजिस्टर्ड सप्लायर, मैं क्या करूंगा, आपको टैक्स इनवॉइस बनाकर दूंगा, उसमें लिखूंगा ये अमाउंट का माल है और इतना जीएसटी, वो आपके पास होना चाहिए, तभी तो आईटीसी मिलेगा आपको। तो उसके पास क्या होना चाहिए, टैक्स इनवॉइस या डेबिट नोट। कई बार क्या होता है, डेबिट नोट होता है। डेबिट नोट के बारे में आपको पता है कि भाई माल वापसी वगैरह होने पर डेबिट नोट, क्रेडिट नोट यूज होते हैं, कोई बिलिंग में डिस्काउंट के लिए भी यूज होते हैं। तो या तो टैक्स इनवॉइस हो या डेबिट नोट हो, ठीक है, या और कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो अलाउड हो कि हाँ भाई इसके ब्याह पर आपको आईटीसी मिल जाए। तो सेक्शन 16(2)(a) कहता है कि एक तो टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, और सेक्शन 16(2)(a) क्या कहता है, द डिटेल ऑफ इनवॉइस और डेबिट नोट रिफर टू इन क्लॉज ए, मतलब ये वाला, इसके बारे में बात कर रहे हैं। ये सप्लायर ने, अब जब ध्यान से समझो, मैंने आपको क्या दिया, इनवॉइस, और आपसे क्या लिया मैंने, टैक्स। वो टैक्स मैंने गवर्नमेंट को जमा कराया हो, मैंने ये इनवॉइस नंबर गवर्नमेंट को बताया हो, जीएसटी डिपार्टमेंट को, तभी तो आपको आईटीसी मिलेगा। तो लिखा है इसकी जो सारी डिटेल है ये सप्लायर ने बताई हो गवर्नमेंट को, समझ रहे हैं ना। भाई मैं गवर्नमेंट को कहूंगा मैंने इस फलाने इंसान को ये माल बेचा और इतना टैक्स लिया और ये लो टैक्स, अब ये बताएंगे गवर्नमेंट को, ये भी जरूरी है। और एक और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो आईटीसी ले रहा है उसने सर्विस या गुड्स को लिया हो। इसका क्या मतलब है, फर्जी ना हो, किताबों में आप कह रहे हैं जी हमने सामान खरीदा ये वो, और पता चला कुछ गुड्स खरीदा ही नहीं, कोई सर्विस ली नहीं, तो ऐसे फर्जी दिखा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए लिखा 16(2)(b) में एक्चुअल में माल लिया हो आपने या सर्विसेज ली हो। अब इसका क्या मतलब है, मान लिया आप माल बेचते हो, खरीदते नहीं हो, नंबर एक में। नंबर दो में, नंबर एक और नंबर दो क्या होता है, नंबर एक का मतलब ये टैक्स वगैरह देकर माल खरीद रहे हो, पक्का बिल। नंबर दो मतलब बिना बिल का माल ऐसे ही खरीद रहे हो। तो आपको कहीं से सस्ता माल मिला और आपने बिना बिल का खरीद लिया, बेचते हुए हमको जीएसटी देना पड़ गया, क्योंकि जो आपसे खरीद रहा उसने कहा मुझे बिल चाहिए। अब आपके साथ समस्या क्या है, बिना बिल का माल खरीदकर बिना बिल का बेच देते तो काम हो जाता। अब माल बेच रहे हो बिल का, उसमें क्या लगा रहे हो, जीएसटी। अब आप गवर्नमेंट को क्या कहोगे, मैंने माल बेचा उस पर जीएसटी लिया, खरीदा तो है ही नहीं, बिना माल खरीदे कैसे बेचोगे। फिर वो क्या करते हैं, नकली परचेजेस दिखाते हैं, पूछते हैं हाँ भाई मुझे फर्जी बिल दे दो मैं पैसे दे दूंगा। तो उन सबको रोकने के लिए क्लोज है कि पता चल गया कि आपने अगर माल खरीदा ही नहीं है तो आपको आईटीसी नहीं, तो आपने माल खरीदा हो या सर्विस ली हो। तो इसके लिए हम ये मानेंगे कि रजिस्टर्ड पर्सन ने सर्विस और गुड्स ले लिया है, कब, वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड बाय सप्लायर टू रेसिपिएंट। या तो मैंने आपको, मैं कौन हूं, सप्लायर, और आप कौन है, रेसिपिएंट। या तो मैंने आपको माल दिया हो, सर्विस दी हो, या आपके कहने पर किसी और को दी हो। जैसा आपका कोई एजेंट है, मैंने उसको माल दिया, उन्हें आगे बेचा, जो मर्जी करा। तो या तो मैंने आपको दिया या आपके कहने पे किसी और को दिया, या आपके, ये भी तो हो जाता कई बार मैंने आपको माल भेजा, माल अभी रास्ते में, आपने माल किसी और को रास्ते में या भेज दिया आगे, हो सकता है या नहीं। देखो आपने मेरे से 5,000 किलो सामान मंगाया, मुंबई से ट्रक पे आ रहा है, आपके पास उसी माल के एक कस्टमर आया, आप दिल्ली में हो, आपका पास मुंबई से माल आ रहा है, तो आपके पास एक मध्य प्रदेश से कस्टमर आया है दिल्ली में, और हमने उसको माल बेच दिया। फिर आपने फोन मिलाया मुंबई वाले को, क्या जो सामान आ रहा है ना उसे दिल्ली मत भेज, रास्ते में मध्य प्रदेश में उतार देना, हम बता देते। तो ये क्या है, ये भी सब माना जाएगा रिसीवर, उसका एग्जाम्पल क्वेश्चन सब अभी हम डिटेल में करेंगे। तो ये माना जाएगा
कि भाई माल मिल गया है, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो सर्विस दी गई हो और माल पहुंचा दिया गया हो। 16(2)(ba), the detail of input tax credit in respect of said supply communicated to such a registered person under section 38 has not been restricted। गवर्नमेंट ने मना ना कर रखा हो कि भैया इसे आईटीसी नहीं देंगे, इस चीज पर नहीं देंगे, इस आदमी को नहीं देंगे, ऐसा मना ना कर रखा। और आईटीसी तभी मिलेगा जब पैसा एक्चुअल में गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी जमा हो चुका हो। बिना गवर्नमेंट के पास जमा करे आपको आईटीसी थोड़ी ना मिलेगा। और he has furnished the return under section 39 provided where the goods against an invoice are received in lots or installment, the registered person shall be entitled to take credit upon receipt of the last lot or installment। ये कह रखा है कि अगर इंस्टॉलमेंट में सामान खरीदा है तो जब लास्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट कर दें तब आपको मिल जाएगा। रिटर्न फर्निश करनी है, पता है सारी की सारी एक बातें हैं कॉमन कि जब तक रिटर्न फाइल नहीं करेंगे, डिटेल नहीं बताएंगे तो आपको आईटीसी कैसे मिलेगा। Provided further where a recipient fails to pay the supplier the goods or service other than the supply on which tax is payable on reverse charge basis, the amount toward the value of supply along with tax payable thereon within a period of 180 days from the date of issue of invoice, the amount of ITC availed by the recipient shall be added to the output tax along with the interest। ये क्या है मैं आपको समझाता हूँ, बहुत सिंपल सी बात है। आपने सामान खरीदा उधार, ठीक है, बिल आ गया आपके पास, इनवॉइस आ गया, मान लिया 50,000 प्लस जीएसटी 6,000, ऐसी वैल्यू बता रहा हूं। 56,000 का बिल है, आपने 20,000 दे दिए, जिसने आपको माल बेचा उसने आगे जीएसटी जमा करा दिया, सब कुछ हो गया। आपने जीएसटी 6,000 रुपए का आईटीसी क्लेम कर लिया। 56,000 में से आपने कितने पैसे दिए? अभी 20,000। कितने और देने? 36,000। आप दे ही नहीं रहे उसे पैसे, तो आपने पैसा पूरा दिया नहीं उसको, उस बेचारे ने जमा करा दिया, आईटीसी आपने क्लेम कर लिया। तो ऐसे कैसे? तो इसमें क्या लिखा है? 180 दिन के अंदर अंदर, बिल बनने के 180 दिन के अंदर अंदर अगर पेमेंट नहीं करी रेसिपिएंट ने तो प्रोपोर्शनेट अमाउंट आईटीसी की रिवर्स हो जाएगी और उसे पैसा गवर्नमेंट के पास जमा करा। ठीक है, ये डिटेल सारी चीजें अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, ये अभी हम बस ऊपर ऊपर से सेक्शन में क्या लिखा है वो कर रहे हैं, फिर हम इसी को डिटेल में पढ़ेंगे विद एग्जांपल्स कि क्या क्या है इन सब चीजों। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट रेसिपिएंट shall be entitled to avail of the credit of ITC on payment by him on amount toward the value of supply goods along with the tax payable on। ये भी लिखा कि अगर मान लो बाद में कभी आप टैक्स जमा करा देंगे तब आपको क्रेडिट मिल जाएगा। 16(3) where the registered person has claimed depreciation on the tax component of the cost of capital goods and plant and machinery, ITC नहीं मिलेगा। इसका क्या मतलब है? मैंने एक मशीन खरीदी 5 लाख की, मान लिया इस पे जीएसटी है 50,000, सिंप्लिसिटी के लिए मैं बता रहा हूं, 5,50,000 पेमेंट कर दी। आपको पता है इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी? इसकी जनरल एंट्री बनेगी मशीनरी अकाउंट डेबिट 5 लाख, तो 5,50,000 नहीं, 5 लाख इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट 50,000। तो मैं डेप्रिसिएशन किस पे लगाऊंगा? 5 लाख पे। 5 लाख भी तो डेप्रिसिएशन लगाऊंगा क्योंकि एसेट कितने की है? 5 लाख की। और 50,000 का आईटीसी ले लूंगा, वापस आ जाएगा, रिफंड आ जाएगा। ये कह रहे हैं कुछ अगर आपने 5.5 लाख के ऊपर, आपने 5.5 लाख के ऊपर डेप्रिसिएशन लगा लिया, इसका मतलब 50,000 का आप रिफंड नहीं लेना चाहते,
और आप अपनी कॉस्ट को ही 5.5 लाख मान रहे हो। अगर आप डेप्रीशिएशन क्लेम करेंगे तो आईटीसी नहीं मिलेगा। ये डेप्रीशिएशन तो या तो आईटीसी लो या डेप्रीशिएशन लगाओ। ये सारी कहानी इस 50,000 के अमाउंट पे होगी। या तो 50,000 का आईटीसी ले लो या 50,000 के ऊपर डेप्रीशिएशन क्लेम कर। दोनों काम साथ साथ नहीं कर सकते। क्लियर है? सेक्शन 16(4) registered person shall not entitled to take input tax credit in respect of any invoice or debit note for supply of goods or service or both after the 30th day of November following the end of the financial year to which such invoice or debit note pertains। मतलब आपने सामान खरीदा, बिल विल दिखा के आईटीसी ले लो। कब तक? साल खत्म कब होता है? 31 मार्च। 31 मार्च के बाद वाली 30 नवंबर आएगी, वहां तक ले लो, उसके बाद नहीं देंगे। तो जब भी साल है उस साल के दौरान ले लो। साल खत्म होने के बाद भी 7 महीने मिलेंगे आपको। 8 महीने, 8 महीने होते हैं 31 मार्च के बाद 8 महीने, 30 नवंबर तक। 30 नवंबर तक आईटीसी ले लो, उसके बाद में नहीं मिलेगा। ठीक है? सेक्शन 41 अवेलमेंट ऑफ आईटीसी। सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 every registered person shall subject to such condition and restriction as may be prescribed be entitled to avail the credit of eligible input tax as self-assessed in his return and such amount shall be credited to his electronic credit ledger। तो ये कहता है सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 कहता है कि जो भी रजिस्टर्ड पर्सन कंडीशन अगर सेटिस्फाई करेगा तो उसे आईटीसी लेना है, तो वो सेल्फ असेसमेंट करेगा। सेल्फ असेसमेंट क्या होता है? आप अपने आप बताते हैं इतना हमारा टैक्स बनता है, इतना हमने टैक्स जमा कराया है, उस हिसाब से आपको क्रेडिट मिल जाएगा। 41(2) the credit of ITC availed by registered person in respect of such supply of goods or service has not been whereas tax payable whereas has not been paid by the supplier shall be reversed along with the applicable interest by the said person in such manner as may be prescribed। अगर आपने ऐसा आईटीसी ले लिया, इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया जो अब तक जमा ही नहीं हुआ है गवर्नमेंट के पास, है ना, तो यहां क्या लिखा है? सप्लायर ने जमा ही नहीं कराया। द टैक्स पेबल वेरियन हैज नॉट बीन पेड बाय द सप्लायर। और आपने आईटीसी ले लिया, एक तो आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, ऊपर से आप उस पर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा क्योंकि हमने फालतू में पैसा कट कर लिया। देखो ऐसा होता है, ये चेन इन्होंने बनाई है, वरना हर कोई क्या कहेगा, मैंने तो दे दिया उसको, वो आप जानो। तो इसमें एक सिस्टम है। क्या सिस्टम है? सप्लायर अपनी सेल दिखाएगा, सेल दिखाएगा ना, सप्लाई। तो अब सारा ऑनलाइन सिस्टम हो गया। जब सप्लायर सप्लाई दिखाएगा ना, तो उसमें दिखाएगा कि ये माल मैंने किसको बेचा, उसका नाम, उसका सारा रजिस्ट्रेशन नंबर, और वो मेरे अकाउंट में दिखाई दे जाएगा जैसे ही वो जमा कराएगा। तो वो जमा नहीं कराएगा तो मैं उसको परेशान करूँ, भैया जमा करा, मुझे आईटीसी लेना, जमा करा, जमा करा। तो इसीलिए करा, नहीं तो वो कहेगा उस दिन मैंने दे दिया, ये कर दिया, तो नहीं भैया, जमा तो कराना ही पड़ेगा। बिना जमा कराए गवर्नमेंट कैसे आपको क्रेडिट दे दे? बताओ, गवर्नमेंट के पास टैक्स आया नहीं, गवर्नमेंट आपको कैसे क्रेडिट दे देगी? अब गलती किसकी भी हो, तो आप आपस में माल खरीद रहे हो, बेच रहे हो ना, करो ना भैया ऐसा। Provided that where the said supplier makes payment of the tax payable in respect of aforesaid supply, the said registered person may re-avail the amount of credit reversed by the him। अगर मान लिया क्रेडिट ले लिया, पैसा जमा नहीं हुआ, आपका रिवर्स कर दिया, फ्यूचर में जब भी सप्लायर उसे जमा कराएगा आपको मिल जाएगा क्रेडिट। ठीक है, मना नहीं है, लेकिन सप्लायर जमा नहीं कराएगा तो क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्रेडिट ले लिया तो रिवर्स हो जाएगा। रूल 36, रूल क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट क्या है और कंडीशन क्या है आईटीसी के लिए।
रूल नंबर 36 वन कहता है आईटीसी शैल बी अवेल्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूडिंग इनपुट टैक्स सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, हमने पढ़ा था शुरू में, इनवॉइस चाहिए, वही लिखा है इनवॉइस चाहिए, और इनवॉइस अकॉर्डिंग हो सब जैसा मतलब टैक्स इनवॉइस हो उसकी रिक्वायरमेंट रहती है, या डेबिट नोट हो, ये भी हमने पढ़ा था, या तो डेबिट नोट हो या टैक्स इनवॉइस हो। ये बिल ऑफ एंट्री होता है जब इंडिया के बाहर से आप कुछ सामान मंगाते हैं ना, इंपोर्ट करते हैं, तो उसमें बिल ऑफ एंट्री लगता है वो भी काम करेगा अगर आपने इंडिया के बाहर से सामान मंगाया है। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर इनवॉइस और इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्रेडिट नोट और एनी डॉक्यूमेंट इशूड बाय इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर वो भी काम करेगा। Input tax credit shall be availed by registered person only if all the applicable particulars as specified in the provision of chapter 6A are contained in said document। तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। आईटीसी भी केवल रजिस्टर्ड सप्लायर ही ले सकता है, आप रजिस्टर्ड ही नहीं है तो आपको भी आईटीसी नहीं मिलेगा। क्यों आईटीसी कब मिलता है, जब आप आगे माल बेच कर टैक्स लोगे तभी तो, जब आप रजिस्टर्ड ही नहीं हो तो आप टैक्स ले ही नहीं पाओगे, आगे बेच ही नहीं पाओगे। Provided that if the said document does not contain all the specified particular, लेकिन ये बता रखा है माल का डिस्क्रिप्शन क्या है, टैक्स कितना है, जीएसटी नंबर, रेसिपिएंट का, ये सारी चीजें दे रखी है तो मिल जाएगा। मतलब सारी डिटेल जरूरी होनी चाहिए। जिसने माल बेचा उसका नंबर, जीएसटी नंबर, जिसको बेचा उसका जीएसटी नंबर, माल क्या है, कितना टैक्स है, क्या रेट है, सारी चीजें होनी चाहिए तभी तो। No input tax credit shall be availed by registered person in respect of any tax that has been paid in pursuance of any order where any demand has been confirmed on account of fraud, willful misstatement, statement वगैरह। अगर आपने फ्रॉड किया, पकड़े गए, नोटिस आया, टैक्स जमा कराया, अब कह रहे हो जी देखो मैंने ये जो टैक्स जमा कराया है इसके लिए कुछ दिया था टैक्स, उसका आईटीसी का अब नहीं मिलेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपने माल खरीदा, उस पर जीएसटी दिया मान लिया 50 लाख का, ठीक है, फिर आपने माल बेचा, उसमें मान लिया 80 लाख का जीएसटी आपको मिला, लेकिन कुछ ऐसी आपने गड़बड़ घोटाला करा कि फ्रॉड वगैरह करके कुछ कम कर लिया। अब मान लिया आपने यही दिखाया कि जो टैक्स बैठता है आपका 30 लाख है, मान लिया, है ना, लेकिन आप पकड़े गए, फ्रॉड हो गया, उन्होंने कहा कि भैया 50 लाख जो रह गए वो भी दो हमें। अब आप दे रहे हो, अब आप कह रहे हो देखो मैं ये दे रहा हूं, मेरा आईटीसी, आईटीसी नहीं मिलेगा, आप फ्रॉड कर रहे थे, झूठ बोल रहे थे, फ्रॉड कर रहे थे, तो आईटीसी नहीं मिलेगा। No input tax credit shall be availed by a registered person in respect of invoice or debit note, the detail of which are required to be furnished under subsection 37 unless the detail of such invoice or debit note has been furnished by the supplier in the statement of outward supply in the form GSTR1 or using the invoice furnishing facility। ये क्या है, आपका सप्लायर, मैंने क्या दिया आपको, माल सप्लाई करा, अब आप आगे सप्लाई करोगे, आप आईटीसी क्लेम तभी कर सकते हो जब आपका सप्लायर, मतलब मैं अपनी रिटर्न फाइल करता हूँ, डिटेल डालता हूँ, तो उस डिटेल में मैं अलग अलग टाइप की रिटर्न है, तो उसमें एक रिटर्न है GSTR1, ये आउटवर्ड स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, इसका मतलब जो जो मैं सेल कर रहा हूँ ना वो सब एक GSTR1 में लिखूंगा, और उसमें क्या क्या होगी डिटेल, किसको बेचा उसका जीएसटी नंबर, मैंने आपको बेचा तो आपका जीएसटी नंबर वहां डालूंगा, और जैसे मैं जीएसटी नंबर वहां डालूंगा ना आपके अकाउंट में अपने आप शो करेगा कि मैंने आपको माल बेचा है और उसके ऊपर इतना इतना जीएसटी है, और वो आप जब मर्जी देख सकते हो कि मैंने डाली है डिटेल या नहीं। तो मैं अगर आपको माल बेच रहा हूँ हाथों हाथ, तो आपके वहां डिटेल रिकॉर्ड नहीं शो होगा, तो आप मेरे से कहेंगे हमें रिकॉर्ड शो नहीं हो रहा, रिकॉर्ड शो होगा तभी आपको जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल पाए, ठीक है। The detail of input tax credit in respect of such invoice or debit note have been communicated to the registered person in form GSTR to be under sub rule 7 of rule 60।
ये क्या है, मैंने आपको माल बेचा, तो मैं कहां दिखाऊंगा उसे, जीएसटीआर 1 में। क्या दिखाऊंगा, आउटपुट, सप्लाई, सेल। और जब मैं आपका डिटेल डालूंगा तो आपकी जीएसटीआर 2B में आपको दिखाई दे जाएगा कि ये माल आपका है, आईटीसी के लिए अवेलेबल। समझ में आती है बात? तो ये आपको दिखनी चाहिए आपकी डिटेल, तभी आपको आईटीसी मिल पाएगा। रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, आपने पेमेंट नहीं करी तो आईटीसी ले लिया तो रिवर्स हो जाएगा। ए रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज अवेल्ड आईटीसी, अवेल कर लिया, अदर देन सप्लाई इन विच पेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस बट फेल्स टू पे द सप्लायर, पैसे दे नहीं रहे आप, या पूरा या पार्टली नहीं दे रहे, टैक्स वगैरह नहीं दे रहे, टाइम लिमिट जो भी बता रखी है उसके हिसाब से, तो क्या होगा, जो भी आपने आईटीसी अवेल किया है प्रोपोर्शनेट अमाउंट रिवर्स हो जाएगा। मतलब आपने अगर पूरा पैसा नहीं दिया तो पूरा रिवर्स हो जाएगा, 50% नहीं दिया तो 50% रिवर्स हो जाएगा, 20% नहीं दिया तो 20% रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट वगैरह देना पड़ेगा। तो यहां लिखा है while furnishing the return in form GSTR 3B for the tax period immediately following the period of 180 days from the date of issue of invoice। तो हमने पहले भी पढ़ा था, इनवॉइस इशू के 180 दिन के अंदर अंदर पेमेंट हो जानी चाहिए, नहीं है तो रिवर्स हो जाएगा, प्रोपोर्शनेट अमाउंट रिवर्स होगा, जितना नहीं दिया उतना। प्रोवाइडेड दैट द वैल्यू ऑफ सप्लाई मेड विदाउट कंसिडरेशन as specified in schedule 1 of the said act shall be deemed to have been paid for the purpose of second provision। देखो, जीएसटी लगता कब है, जब मैं सप्लाई कर रहा हूं माल और मुझे पैसा मिल रहा है, कंसिडरेशन। लेकिन इसका एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्या है, शेड्यूल 1 में कुछ जगह बात बता रखी है कि बिना कंसिडरेशन के, बिना पैसा लिए भी माल दे रहा हूं तो उस पर जीएसटी लगेगा। उसमें एक है कि मैं अपनी ब्रांच में ट्रांसफर कर रहा हूँ एक जगह से दूसरी जगह माल, तो उस पर भी जीएसटी लगेगा, चाहे मैं बेच ही नहीं रहा, कंसिडरेशन नहीं है तो भी जीएसटी उस पर लगता है। तो अब उस सिचुएशन में तो कंसिडरेशन ही नहीं है, पैसा तो दिया ही नहीं जाएगा। और यहाँ क्या लिखा है, जब तक पैसा नहीं देंगे, जब तक 180 दिन के अंदर क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो ये कह रहे हैं कि अगर आपका बिना कंसिडरेशन के जीएसटी लगा है तो मान लिया जाएगा आपने पेमेंट कर दी, 180 दिन के बाद वो लागू नहीं होगी। Provided further that value of supply on account of any amount added in accordance with the provision, तो वो shall be deemed to have been paid for the purpose, इसकी अभी कोई बात नहीं। रूल नंबर 37(2), where the said registered person subsequently make the payment of the amount toward the value of supply, तो वो एंटाइटल हो जाएगा रीअवेल द क्रेडिट। ये अगेन है, पहले पेमेंट नहीं करा, रिवर्स हो गया, पेमेंट कर दिया फिर वापस से ले लो। मेन बात है पेमेंट होना जरूरी है। रूल 37(4), द टाइम लिमिट shall not apply to claim re-availing। री-अवेल करने के लिए 180 दिन वाला टाइम अवेल वो नहीं होगा, पहली बार के लिए, पहली बार कर लिया तो रिवर्स हो जाएगा, 100 दिन में नहीं हुआ, 180 दिन के बाद पेमेंट कर दिया तो हो जाएगा, मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, देखो यहां लिखा वेयर आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर लिया रजिस्टर्ड पर्सन ने इन द रिटर्न जीएसटीआर 3B फॉर टैक्स। एक हमारा अलग चैप्टर है जिसमें सारी रिटर्न के बारे में हम पढ़ेंगे, कौन कौन सी रिटर्न है, क्या नंबर है, उसका क्या यूज है, वो अलग चैप्टर है। In respect of such invoice or debit note, the detail of which have been furnished by the supplier in the statement of outward form GSTR1 or using the invoice furnishing facility, but the return in form GSTR3B for the tax period corresponding to the said statement of outward supply has not been furnished। सप्लायर ने डिटेल डाल दी, इतना माल बेचा है, कोरस्पॉन्डिंग उसकी रिटर्न फाइल नहीं हुई, और रिटर्न फाइल करनी होती है 30 सितंबर तक, फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जहां पर आईटीसी क्लेम करा है तो सैड अमाउंट ऑफ आईटीसी रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, वाइल फर्निशिंग ए रिटर्न इन द फॉर्म जीएसटीआर 3B ऑन और बिफोर 30 नवंबर। तो लिखा है कि देखो, अभी हम रिटर्न के बारे में तसल्ली से डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इन्होंने कहा है कि आपको स्टेटमेंट जीएसटीआर 1 में बताना है कि हमने कितना कितना माल सप्लाई किया, उस पर कितना जीएसटी है, और बाद में उसकी रिटर्न भी फाइल करनी है। अगर रिटर्न फाइल नहीं करी तो आईटीसी क्लेम जो करा है वो रिवर्स हो जाएगा। ठीक है,
provided that where the said amount of input is not reversed by the registered person on or before 30th November following the end of year, तो जो आईटीसी अवेल किया है उस पर उसे टैक्स इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। मतलब ये मेरी ड्यूटी है, मुझे रिवर्स करना है क्योंकि उसने डिटेल नहीं करी, मैंने रिवर्स नहीं करा तो मेरे पे इंटरेस्ट भी लगेगा क्योंकि मैंने गवर्नमेंट को का पैसा एक तरीके से अपने पास ले लिया। और जब भी फ्यूचर में वो जीएसटीआर 3B में डिटेल डाल देगा तो रिवर अवेल हो जाएगी, पहले की तरह बार बार आ। तो ये था हमारा, अभी हमने केवल सेक्शन पढ़ा है 16 अलोंग विद रूल्स। इसको डिटेल में एनालिसिस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि क्या क्या होता है विद एग्जांपल्स, इन सबको देखेंगे।